दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न पीरियड का डिस्कशन करेंगे। ये पीरियड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस पीरियड की शुरुआत 19 से 1 में होती है और इसकी समाप्ति के लिए 3 डेट्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन 1945 को ज़्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है। तो जो भी आपके परीक्षा में मिले इस तीनों में से आप देखिए 1939 भी आपको कहीं मिलेगा, कहीं 1945 भी मिलेगा, कहीं 1950 भी मिलेगा, लेकिन 1945 जो डेट है दोस्तों, इसी को हम लोग ज़्यादा ऑथेंटिक कंसिडर करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस एज के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सब का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आप अपना एक नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अपने एक दोस्त के पास जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा। द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1939 इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ मॉडर्निस्ट पीरियड। तो 1901 से लेकर 1939 के टाइमिंग को हम मॉडर्निस्ट पीरियड या मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो आप दोस्तों विक्टोरियन एज पढ़े थे, उसकी जो महारानी है क्वीन विक्टोरिया, उसकी जो मृत्यु होती है इन जनवरी 1901 आफ्टर रीन ऑफ 64, द एंड ऑफ एन इपोक, एक इपोक एक युग की समाप्ति होती है। तो 1901 में दोस्तों आपके विक्टोरियन एज की समाप्ति होती है और वहीं से आपके मॉडर्न एज की दोस्तों शुरुआत हो जाती है। तो ये जो मॉडर्न एज है विक्टोरियन एज के बाद शुरू होता है। ईयर्स मार्क द मॉडर्न एरा इन इंग्लिश लिटरेचर इज परहैप्स वन ऑफ द टर्बुलेंट एज। दोस्तों हम कहे कि ये जो मॉडर्न एज है बहुत बड़ा आंधी तूफान का एज रहा, बहुत इसमें हार्डशिप रहे, कठिनाइयां हुई, लोगों के जीवन में तरह तरह की आपदाएं आई। इन दैट टाइम देयर इज नो रिलीजियस बिलीफ, धर्म में कोई भी लोगों का विश्वास नहीं था इस मॉडर्न एज में। मॉडर्निज्म इज अ रेडिकल ब्रेक विद द पास्ट। सही अर्थों में कहा जाए तो बिल्कुल ये जो हमारा मॉडर्न समाज था अतीत के बातों से बदल गया। इसकी कोई भी रुचि अतीत में नहीं रही, चाहे वो लिटरेचर की हो, रहन सहन हो या जीने की तरीका, हर चीज बदलता गया। द पोएट्री ऑफ द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिकेट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्निज्म। तो विक्टोरियन से मॉडर्निज्म में चेंज हो जाती हैं। जैसे आप देखते हैं विक्टोरिया एज में, तो इसमें जो पोइट्री का था एक अलग ही लेवल था। इट डिड नॉट लुक टू द कंट्री साइड बट टू द ग्रेट सिटी। अब जो सेटिंग थी कविताएं की, जो फोकस था, वो गांव देहात नहीं रहकर फिर से दोस्तों क्या हो जाता है, शहर हो जाता है इस मॉडर्न एज में। दोस्तों टर्बुलेंट का ईयर ईयर क्यों कहा गया है इस एज को, क्योंकि आप इसमें देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, फिर है द ग्रेट डिप्रेशन, इट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनेंशियल क्राइसिस। पूरे संसार की एक फिनेंशियल क्राइसिस थी जो आपका द ग्रेट डिप्रेशन है यहाँ। फिर था वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945 तक। तो ये जो एज रहा मॉडर्न एज, इसने अपने जीवन अपने काल में 3 बड़ी घटनाओं को देखा। अब दोस्तों आप इतिहास पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह से मानव जीवन में ये युद्ध तबाही लेकर आए, और इसी कारण पोइट का एक अलग ग्रुप भी आता है दोस्तों, और इससे आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। जैसे वार पोइट्स कौन कौन से हैं, फिर था डिमोक पोएट्स और ऑर्डन ग्रुप, एंडर्स जनरेशन, ऑर्डर ऑर्डन जनरेशन होगा दोस्तों यहाँ पे, पोएट्स ऑफ थर्टीज या ऑक्सफोर्ड ग्रुप या लेफ्टिस्ट। तो ये नाम है जो इसी घटनाओं के प्रतिफल के रूप में आया। जैसे वार पोएट्स हम देखते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार influenced the poetry and so the poets compelled to write the poem on the theme of war। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कवि जो थे, बहुत से लोग अपने कविताओं का जो विषय था उसमें पेट्रोटिज्म की भावना को भरने लगे, ताकि उनके देश के सैनिकों को, नागरिकों को युद्ध के लिए प्रेरित किया जा सके। दे आर वे लोग हैं रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्रीड सेशुन एंड विल्फ्रीड ओन।
दोस्तों रूपर्ट ब्रुक का एक पोएम है द सोल्जर, याद रखिएगा। एक सोनेट है, वार पोएट्री है वो रूपर्ट ब्रुक का। एक कोट से ये पूछा जा सकता है कि इस कोट को किसने दिया। माई सब्जेक्ट इज वार एंड द पीटी ऑफ वार एंड द पोएट्री इज इन द पीटी। दोस्तों इसको कहा था सेज अल्फ्रेड ओवेन। तो याद रखिएगा कि माई सब्जेक्ट इज वार, मेरा जो विषय है युद्ध है, एंड द पीटी ऑफ वार एंड द पोएट्री इज इन द पीटी, विल्फ्रेड ओवेन। अब दोस्तों अगला जो एक ग्रुप है आपका डिमोक पोएट्री का है। अ ग्रुप ऑफ पोएट्स रिलेटेड टू डिमोक विलेजेस। दोस्तों डिमोक गांव के कुछ कवि थे। एम टू ड्राव अ पिक्चर ऑफ कंट्री साइड, ये लोग प्रयास करते हैं गांव जहां पे रहते हैं उसी गांव के मतलब देहाती जीवन को कविताओं के माध्यम से ये लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे आर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रूपर्ट ब्रुक, जॉन ड्रिंक वाटर, ये जॉन ड्रिंक वाटर है दोस्तों। ये जो था 1911 से लेकर 1914 के बीच में कवि लोग ज्यादा एक्टिव रहे। फिर था आपका एक ऑर्डेन ग्रुप या ऑर्डेन जनरेशन, ऑर्डेन ग्रुप या ऑर्डेन जनरेशन, पोएट्स ऑफ थर्टीज या ऑक्सफोर्ड ग्रुप या लेफ्टिस्ट। तो इसमें था दोस्तों कि अ ग्रुप ऑफ पोएट्स अटेम्प्टेड टू ब्रिंग अ न्यू फॉर्म एंड टेक्निक्स। एक कवियों का समूह था जो एक नए फॉर्म और टेक्निक को लाना चाहते थे। दे सपोर्टेड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और ये लोग क्या चाहते थे दोस्तों और क्या करते थे, जो कम्युनिस्ट है, वाम दल है, उसके जो विचार हैं दोस्तों उसी को ये लोग सपोर्ट करते थे। और इसमें कौन से लोग आते हैं, वो है आपके W.H. ऑर्डेन। दोस्तों इनका पूरा नाम है ओविस्टन यू ऑर्डेन, C.D. लेविस, स्पेंडर, इसरहुड एंड मैकनाइस। तो ये राइटर का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन पोएट नहीं था, कौन कौन पोएट थे, ऐसे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे जो आपका मॉडर्न एज है, इसमें लिटरेरी ट्रेंड्स क्या थे। ऐसे तो बहुत लिटरेरी ट्रेंड्स थे, लेकिन एक लिटरेरी ट्रेंड्स मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों इस एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा साहित्य के फील्ड में, उनका ही हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हम लोग का जो लेक्चर है वो ज़्यादा फोकस है लिटरेचर पे, न कि हिस्ट्री पे। तो यदि हम लिटरेरी ट्रेंड्स की बात करें तो एक लिटरेरी ट्रेंड्स है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों ये क्या होता है? The term stream of consciousness was first coined by a psychologist William James। दोस्तों एक साइकोलॉजिस्ट थे उस समय के विलियम जेम्स, उन्होंने इस टर्म को पहली बार प्रयोग किया इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1893। 1893 में उनकी एक पुस्तक आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। याद रखिएगा इस किताब का नाम भी दोस्तों कि इसके रचनाकार कौन है, तो विलियम जेम्स। इसी में उन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया जिसका नाम था द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज, मतलब बहुत प्रखरता से, मतलब फ्री होके अपने विचारों भावनाओं को रखना। आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स एज दे आर एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में जिस वे में किसी बात को महसूस करता है, अपनी भावनाओं को महसूस करता है, जो भी वो एक्सपीरियंस लेता है उसको कंटिन्यूअस फ्लो में व्यक्त करे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग that expresses this without using the usual method of description and conversation। तो जो यूजुअल मेथड से डिस्क्रिप्शन से कन्वर्सेशन का उसका प्रयोग किए बिना अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपने अनुभव को एक कंटिन्यूअस फ्लो में लिखना ही दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस था। दोस्तों अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो एक टर्म है, इसको यूज करने वाले जो कवि थे उनका भी नाम आपको जानना चाहिए। तो द प्रैक्टिशनर्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, इसमें था आपका नाम वर्जीनिया वुल्फ, सैमुअल बेकेट,
जेम्स जॉयसी और मार्सेल प्रॉस्ट। दोस्तों अब इस लेक्चर में जो समय है ये सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग है। अब यहाँ से आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी से दोस्तों देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा और याद करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। अब हम देखेंगे मेजर राइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, डीएच लॉरेंस का दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे, जिनका जन्म 1885 और मृत्यु 1930 में होता है। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड एसेइस्ट। हिज बेस्ट नॉन नोवेल्स, दोस्तों उनके कुछ महत्वपूर्ण नोवेल्स हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा। सॉन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वीमेन इन लव, और फिर है लेडी कैथरलीज लव। इनकी क्या है दोस्तों, कैथरलीज लव है। अब प्रकाशन भी देखिएगा दोस्तों, जैसे सॉन्स एंड लवर्स की बात करें तो 1913 में, फिर द रेनबो 15 में, वीमेन इन लव, द लेडी कैटरलीज लवर। यदि हम बात करें सॉन एंड लवर्स की तो इट वाज अन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। याद रखिएगा यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था। दोस्तों थोड़ा बहुत जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं कवर करने का प्रयास किया हूं। इट वाज पब्लिश्ड बाय जेराल्ड डकवर्थ एंड कंपनी लिमिटेड इन 1913। तो इतना आप जरूर याद रखिएगा कि सॉन्स एंड लवर्स जो था दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था। फिर है आपके सामने वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो 1882 में इनका जन्म और 1941 में दोस्तों इनकी हो जाती है मृत्यु। An English writer and she is considered one of the most important modernist authors and a pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device। तो दोस्तों नैरेटिव डिवाइस जो है आपका, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पहली बार एक नैरेटिव डिवाइस के रूप में प्रयोग करने वाली जो लेखिका थी वो थी आपकी वर्जीनिया वुल्फ, और ये इंग्लिश राइटर थी। दोस्तों अब थोड़ा सा आप राइटर्स को ग्रुप में बांटिए, जैसे आयरिश राइटर और इंग्लिश राइटर को एक अलग लिस्ट बनाएगा, इससे एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे। क्योंकि पिछले साल 2000 पिछले साल के अनुसार से जो आपकी 2019 की एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट वाले को टेंस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो 2019 का स्टेट का एग्जाम हुआ था उसी बेस पे आप तैयारी कीजिए, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, जिन जिन चैप्टर को उसमें टच किया गया था उसी को थोड़ा सा और भी डेप्थ में देखिए, और वर्ड मीनिंग, बुक्स, ये सब चीज तैयार कीजिए। ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस इस बार कीजिएगा, क्योंकि एक दिन एग्जाम होने वाला है तो सारे सिलेबस को बैलेंस करके दोस्तों सवाल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिटरेचर आ जाए या सिर्फ बुक आ जाए, सब चीज रहेगा। दोस्तों यदि हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो ये हो जाएगा मिसेस डोलोवे, टू द लाइट हाउस, ओरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ओन, और द वेब्स। तो ये वर्जीनिया वुल्फ की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर आप अवश्य कीजिए, इसमें दोस्तों कोई भी खर्च नहीं आता है। अगले जो राइटर है आपके जेम्स एलोयसिस जॉयसी, वाज अन आयरिश नोबलिस्ट। याद रखिएगा अभी तक हम लोग इनको देख रहे थे इंग्लिश नोबलिस्ट को, यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, आयरिश नोबलिस्ट को। पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक, इनके मेजर वर्क्स की बात करें द डबलिनर्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उलैसिस, फिनेगेंस वेक। अब जी आपका जो डबलिनर्स है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज बाय जेम्स जॉयसी। ये जो है आपका ये क्या है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें कितने शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, 15 है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1914, 1914 में इसको पब्लिश किया गया था। इट प्रेजेंट्स अ नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ आयरिश मिडिल क्लास लाइफ। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इट कवर्स आयरिश मिडिल क्लास लाइफ। कौन सा रचना है ये, डबलिनर्स, जिसका पब्लिकेशन डेट है दोस्तों 1914।
A portrait of the artist as a young woman was the फर्स्ट नोवेल ऑफ जेम्स जॉयसी। तो दोस्तों जेम्स जॉयसी जो आपके आयरिश नोवेलिस्ट है, इनकी जो पहली नोवेल है वो क्या है आपका, वो आपका पहला नोवेल है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इट ट्रेसेस द रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ यंग स्टीफन डूडलस। याद रखिएगा, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल अवेकिंग था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1916, 1916 में दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था। अब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर का नाम आता है टी.एस. इलियट। यदि इनके हम फुल नेम की बात करें, थॉमस स्ट्रेंज इलियट was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and a editor। दोस्तों ऑलराउंडर थे, याद रखिए, एसेइस्ट भी थे, निबंधकार भी थे, पब्लिशर भी थे, प्ले राइट नाटककार भी थे, नाटक भी लिखे, ड्रामा भी लिखे, क्रिटिसिज्म में भी हाथ आजमाए, क्रिटिक्स भी अच्छा थे ये दोस्तों। He is considered one of the major poet and central figure in the 20th century's modernist poetry। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के जो मॉडर्निस्ट पोएट्री की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण राइटर थे थॉमस स्ट्रेंज इलियट, जिनका जन्म 1888 और मृत्यु 1965 में हुई थी। इनकी जो मेजर रचना है द वास्टलैंड, मर्डर इन कैथेड्रल, फोर क्वार्टेट्स, द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, द लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रक। दोस्तों 12 क्लास में, बिहार बोर्ड के 12 क्लास में इनकी एक पोएम पढ़ना है, जिसका क्या नाम है दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों हम 12 क्लास के सारे पोइट्री और प्रोज को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हैं, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज हम आपका समरी भी रखें, यदि आपके पास कम टाइम है तो आप समरी देख लीजिए। इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर का हम एमसीक्यूज भी कराए हैं, जो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं 10+2 की। अब आपके सामने है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनको आप जीबी शाह के नाम से भी जानते हैं, और ही इज कंसिडर्ड सेकेंड शेक्सपियर। इनका जन्म 1856 और मृत्यु 1950 में हुई थी दोस्तों। ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। दोस्तों इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। दोस्तों इसके पहले वाले सेशन में भी इनका हम लोग डिस्कशन किए थे, तो एक छोटा सा सवाल है कि इनको प्राइज कब मिला, नोबेल प्राइज कब मिला और किस पुस्तक के लिए मिला, क्योंकि इसके पिछले सेशन में जो आपका विक्टोरियन एज में उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे, तो जरूर बताइएगा। इनके महत्वपूर्ण रचना है मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, सेंट जोन, कैंडिडा। तो ये रचना दोस्तों जरूर याद कीजिए। ऐसे इनके बहुत रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका आप नाम याद रखिएगा। एक और रचना इनका है दोस्तों आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन वो भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर टीजीटी पीजीटी में वो दोस्तों पूछा जाता है। अगले राइटर है ई.एम. फोस्टर, जिनका जन्म 1879 और मृत्यु 1970 में हुई थी दोस्तों। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरीज राइटर। He is considered one of the most successful novelists of the एडवर्डियन एरा। तो दोस्तों एडवर्डियन एरा है जिसके एक सबसे सक्सेसफुल राइटर माने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, अ रूम विथ अ व्यू, हवार्ड्स एंड, अ पैसेज टू इंडिया। तो इनकी रचनाओं पे थोड़ा सा पॉइंट है जो कवर कर लीजिए। अ रूम इन अ व्यू, इट इज अ नोवेल, इट इज अ नोवेल बाय ई.एम. फोस्टर। इट इज अ नोवेल अबाउट अ यंग वुमन। याद रखिएगा एक युवा महिला के बारे में ये आपकी रचना है, वुमन। डायरेक्ट सवाल दोस्तों यहीं से आएंगे, याद रखिएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। द रेस्टोरेंट कल्चर ऑफ एडवर्डियन एरा इन इंग्लैंड। तो इसमें जो रेस्टोरेंट कल्चर है, एक ह्यूमन से संबंधित बातें इसमें है। इट कवर्स बोथ अ रोमांस एंड ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ इंग्लिश सोसाइटी।
दोस्तों इसकी सेटिंग की बात करें तो इटली और इंग्लैंड इसकी सेटिंग है और 1908 में इसको पब्लिश किया गया था। होवार्ड्स एंड की बात करें तो होवार्ड्स एंड इज अ नोवेल बाय फ्रॉस्ट E.M. Foster. It covers social conventions, codes of conduct and relationships. तो उस समय जो कन्वेंशंस थी, जो व्यवहार के प्रतिमान थे, जो एक दूसरे के साथ जो संबंध की मतलब कंसेप्ट थे, कैसे लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, मतलब एक सामाजिक जीवन को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इट कंसिडर्ड द फॉस्टर्स मास्टरपीस। ऐसा माना जाता है कि यही रचना है जो E.M. फॉस्टर की मास्टरपीस है। अब है आपके W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स, जिनका जन्म 1865 और मृत्यु 1939 में होती है। विलियम बटलर येट्स वाज एन आयरिश पोएट। दोस्तों आयरिश पोएट है, तो आज के लेक्चर में कौन कौन से आयरिश पोएट का आप डिस्कशन किए हैं जरूर दोस्तों कमेंट में बताइएगा। ड्रामेटिस्ट, राइटर and politician. He was driving force behind the Irish literary revival. He was a driving force behind the आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। तो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में दोस्तों इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एंड इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एबे थिएटर। और दोस्तों आयरलैंड में एक थिएटर की भी स्थापना हुई, एबे थिएटर, याद रखिएगा एबे थिएटर कहाँ की है तो आयरलैंड। और इसको स्थापित करने में जो सबसे बड़ा नाम था वो थे आपके विलियम बटलर येट्स। इसलिए ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 और 1923 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट रोमांटिक। दोस्तों ये लास्ट रोमांटिक इन्हें बोलते हैं। हिज इम्पोर्टेंट पोएम्स, इनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं दोस्तों, हर राइटर का इतनी रचनाएं हैं जिसको आप नहीं रट सकते हैं, लेकिन कुछ रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ पे संग्रहित करने का प्रयास किया हूँ। द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री और द टावर। अगला है जॉन गेल्सवर्थी। तो जॉन गेल्सवर्थी वाज ऑन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल्स। तो इनकी ट्रायोलॉजी है जिसमें 3 नॉवेल्स हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्सिट सागा, याद रखिएगा फॉर्सिट सागा, एंड 2 अदर ट्रायोलॉजीज, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड्स ऑफ द चैप्टर। ही ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1932। 1932 में इनको नोबेल प्राइज भी दोस्तों मिलता है। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं की बात करें, जो प्ले है, नाटक है, द सिल्वर बॉक्स, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में 2019 के एग्जाम में, जॉय, स्ट्राइप, जस्टिस, अ बाइट ऑफ लव, द पिजन। दोस्तों ये ऐसे हैं जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, आपका क्वालिटी। और इसके अलावा एक और इनके ऐसे का नाम है फ्रेटरनिटी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में जो आपका एज है, मॉडर्न एज, इसको कवर किए। अब पोस्ट मॉडर्न एज जो आगे हम लोग कवर करेंगे। अब दोस्तों एक मैं मास्टर वीडियो बनाऊंगा, जो अभी तक जितने भी मैं वीडियो बनाया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, उसको एक साथ जोड़ दूंगा, जो आपके लिए मतलब वन शुड रिवीजन कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। तो दोस्तों यदि थोड़ा सा भी आपके तैयारी में ये वैल्यू ऐड किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।